सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने मॉर्निंग डोज के सेशन में देखा वो आपका सेट 7 तक देखा। आज हम लोग देखते हैं सेट 8। क्लियर है? सेट 8 को देखते हैं। आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि इस सेशन पे मॉर्निंग डोज के सेशन पे हम लोग झारखंड का, कंप्यूटर का, साइंस का, क्लियर है, और जीके का जो जनरल स्टडीज होगा उसके भी सेशन को लाएंगे। आज हम लोग इस ये जो सेशन होने वाला है वो आपका जीके जनरल स्टडीज पे होगा और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। दोस्तों, ये वाला जो आपका सेशन है वो आप जेएसएससी किसी भी एग्जाम में, और क्या है कि जेपीएससी के किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। साथ ही ये वाला सेशन आपको सामान्य ज्ञान है, तो यहाँ पर आप क्या है कि सेंट्रल और स्टेट का कोई भी एग्जाम जो होगा आप वहां पर पूरी पूरी तरह यूज करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला आपका मॉर्निंग रोज का सेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन के काल में साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? लॉर्ड इरविन के काल में साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? हालांकि आपको 4 ऑप्शन पढ़ा जा सकता है। क्या है कि आपको पढ़ना है, जब सेशन लंबा होता है तो आपको 4 ऑप्शन नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर सेशन छोटा है और आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में पढ़ना है। चारों ऑप्शन देखकर ही आपको आंसर करना है, तो एक ये आदत आपकी होनी चाहिए। 4 फरवरी 1926, 8 फरवरी 1927, 3 फरवरी 1928 और 3 फरवरी 1926। क्लियर है? इसी तरह से जब आप पढ़कर जाते हैं और आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या है कि ऑप्शन का आदत होना चाहिए। जब सेशन बहुत लंबा लंबा होता है तो वहां पर स्किप किया जाता है ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 3 फरवरी 1928। दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। किसके काल में? लॉर्ड इरविन के काल में। क्लियर है? इसी लॉर्ड इरविन के काल में क्या हुआ था? आपको गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये कब हुआ था आपको? 4 मार्च 1931 को, 1931 को आपको गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। क्लियर है? गांधी इरविन समझौता। और इसी काल में क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जो सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको क्या है कि स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, स्थगित कर दिया गया था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर लेट न करते हुए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? आपके आपके पास जो पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हरमंदिर साहब है, मतलब आप जब कभी अमृतसर जाते हैं वहां पर जो गोल्डन टेम्पल देखने को जाते हैं, चारों तरफ से जो ये पानी होती है, बीच में ये हरमंदिर साहब जो गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, इसी की बात की जा रही है। इस चीज का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, हरकृष्ण और गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर जो होगा आपका गुरु अर्जुन देव होगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने ही अमृतसर के जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आपको यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है कि ऑप्शन दे देगा कि गुरु अर्जुन देव ने क्या चीज का निर्माण करवाया था, तो आपको हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर लेट न करते हुए, अगला प्रश्न आपके सामने है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका 23 जून 1758, 27 मार्च 1957, 28 जनवरी 1956, 23 जून 1757। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून 1757, 1757। क्लियर है? किसके किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस और बंगाल का नवाब कौन था उस समय? बंगाल के नवाब सिराजू दौला। बंगाल का नवाब कौन? सिराजू दौला। ठीक है, सिराजू दौला। क्लियर है? जिसमें सिराजू दौला की हार हो गई थी। क्लियर है? इसके बाद क्या है कि यहाँ से अच्छे से आधिपत्य हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का आपका बंगाल पर। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रांतिकारियों का पिता इस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, विपिन चंद्र पाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर।
यहाँ जितने भी नाम हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे नाम हैं, आपको बहुत कंफ्यूजन करने वाला भी नाम है। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है श्याम जी कृष्ण वर्मा को। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाइक पाइक विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पाइक विद्रोह का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। आपको उसमें बताना है कि ये कहां पर आपको पाइक विद्रोह हुआ था। तो पाइक विद्रोह जो हुआ था वो आपको उड़ीसा में हुआ था। क्लियर है? उड़ीसा में आपका पाइक विद्रोह हुआ है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। देख लीजिए यहाँ कुछ यहाँ पर छठा क्वेश्चन, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं? यहाँ पर आपको गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। आप स्थापना वाला जो है उसको नहीं मारना है। यहाँ पर देखिए क्या है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, काशीराम और रास बिहारी बोस। तो यहाँ पर जो आपका है, ये चारों चीजें जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो सोहन सिंह भाकना होगा। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कहलाते हैं, प्रथम अध्यक्ष थे। और जब गदर पार्टी की स्थापना की बात आएगी तो वो लाला हरदयाल थे जिन्होंने स्थापना की थी। ठीक है? और ये क्या थे? आपको प्रथम अध्यक्ष थे। ये सब थोड़ा सा आप क्लियरिटी होनी चाहिए। और यहीं पर आप बात करते हैं काशीराम की, तो काशीराम क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष थे। ठीक है? ये चीज ध्यान रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, प्रथम आपको अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अ, यहाँ पर शायद आपको एक पिक्चर दिख जाए कहीं। नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का ये पिक्चर है जो आपका यहाँ पर है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सचिंद्रनाथ सान्याल, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद। ये चारों चीजें हैं, चारों ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान से ऑप्शन को चूज करना है। तो याद रखना है कीवर्ड्स को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी वो आपको चंद्रशेखर आजाद ने की है। क्लियर है? चंद्रशेखर आजाद ने की है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से राय बहादुर की उपाधि से कौन नवाजे गए थे? निम्नलिखित में से राय बहादुर की उपाधि से कौन नवाजे गए थे? भैया राय बहादुर की उपाधि से नवाजे जाने वाले इसमें कौन से थे? चंद्रशेखर आजाद, सैफुद्दीन किचलू, जमनालाल बजाज, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो राय बहादुर की उपाधि से नवाजे गए थे वो थे जमनालाल बजाज। ठीक है? अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। राय बहादुर। ठीक है? अब अब यहीं पर बात करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी क्या उपाधि दिया गया था? इनको सर की उपाधि दी गई थी। और महात्मा गांधी को क्या दिया गया था? महात्मा गांधी को केसरे हिंद को दिया गया था। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है नील नदी, पो नदी, डॉन नदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा पो नदी। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है? अगला प्रश्न है। तुज्जू दर्रा निम्नलिखित में से किस दो देशों को जोड़ती है? ठीक है, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है आपका। तुज्जू दर्रा निम्नलिखित में से किस दो देशों को जोड़ती है? भारत और पाकिस्तान, भारत और तिब्बत, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार। तो यहाँ पर आपको तुज्जू दर्रा की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपको भारत और म्यांमार। ठीक है? घ नंबर होगा। तुजू दर्रा जो है आपको भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तो जब दर्रा की बात हो और भी देशों का ऑप्शन में, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है? तो वो है आपको चांग ला। चांग ला। क्लियर है? चांग ला।
दोस्तों ला का मतलब होता ही है, जो ला ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब ही होता है पास। ठीक है, क्लियर है? तो कहते हैं दर्रा। ठीक है, दर्रा। क्लियर है? उसके बाद भारत और नेपाल है। भारत और नेपाल है, तो भारत और नेपाल का जो आपको दर्रा है, उस दर्रा को कहा जाता है लिपू लेक। लिपू लेक, ये बहुत डिस्प्यूटेड है। ठीक है, लिपू लेख बहुत डिस्प्यूटेड है, इस पे बहुत सारा डिस्प्यूट आपको है। यहाँ पर भारत के खिलाफ नेपाल ने इस दर्रा में अपनी आपत्ति भी जताई है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है? यहाँ पर थोड़ा सा आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि शिक्षा शिक्षा का जो आपको अम, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक मुफ्त शिक्षा की बात करेंगे वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान यहाँ बोला गया है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 52। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 में आपको ये प्रावधान है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, की जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? तो ये आपको होगा हैदराबाद। ये आपको हैदराबाद में स्थापित है। ठीक है? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्यम समिति निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है? ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जो कमिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा। आपको पता है कि समिति से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर एक दो तो जरूर रहता ही रहता है, 100% रहेगा। क्लियर है? तो जितनी भी समितियां होती हैं आप याद कर लेंगे, याद रखेंगे, या फिर सेशन में आपको बहुत सारा समिति, हर समिति को डाल के बताया जाएगा। आपका अगर सेशन देखते रहिए, आपका सारा समिति क्लियर हो जाएगा। सत्यम समिति की बात करें तो हथकरघा के विकास, जनसंख्या नीति, केंद्र राज्य संबंध और वस्त्र नीति। आपको ये 4 ऑप्शन हैं, और चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि सत्यम समिति का संबंध किससे है। तो आपको बताएं कि सत्यम समिति का संबंध आपको वस्त्र नीति से है। वस्त्र नीति के से संबंधित है आपका सत्यम समिति। क्लियर है? सत्यम समिति। ठीक है, और समितियां बहुत सारी है, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे हर सेशन पे आपको एक दो समिति डालकर आपको सारा क्लियर कर दे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना उल्लेखित है? क्लियर है? यहाँ पर जो आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो बच्चा होता है 6 से 14 साल की आयु का बच्चा होता है, उसको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना उल्लेखित है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चा को जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है, आपको फ्री और कंपलसरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो आपको दिया गया है आर्टिकल 21A। ठीक है, अनुच्छेद 21 21 का आर्टिकल 21A। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा सा स्क्रीन आपके सामने छोटा था, अब स्क्रीन थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर देखिए क्या है, संयुक्त सभा का कौन सा स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला चीज है ये। सभ्यता, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे स्थल है, तो वो पूछा जा रहा है कि लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थापित है या स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, बनवाली। यहाँ पर बनवाली होगा, बनवाली, रंगपुर। क्लियर है? तो ये पर जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आपको धौलावीरा। धौलावीरा जो है आपको लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे धौलावीरा, सभी जो हैं सिंधु सभ्यता के हैं। एक चीज याद रखना है कि सभी सिंधु सभ्यता के हैं, और कौन सी नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे धौलावीरा है। यहीं पर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो आपको सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु कहाँ पर है? सिंधु नदी कहाँ पर है भी? पाकिस्तान में आपका पड़ता है। ठीक है, अभी का जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है। बनवाली की बात करेंगे
तो बनवाली आपको रंगोई नदी के किनारे होगा, रंगोई, रंगोई नदी के किनारे। रंगोई कहाँ पर है, इसकी भी बात करेंगे। रंगोई आपका हिसार जिला में है। क्लियर है? हिसार, हिसार जिला। ये हिसार जिला कहाँ है, तो हिसार जिला आपको कहाँ पर है, ये आपको है हरियाणा में। क्लियर है? ये आपको हरियाणा में है। रंगपुर की बात करेंगे तो रंगपुर का जो आपका है वो मादर नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। और ये मादर नदी कहाँ पर है, तो अभी गुजरात का जो काठियावाड़ जिला है, काठियावाड़, काठियावाड़ जिला, ठीक है, काठियावाड़ जिला कहाँ पर, गुजरात में, वहीं पर आपका रंगपुर है, मादर नदी के किनारे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सी योजना निम्नलिखित में से 4 वर्ष की रही है? आपको ऐसे पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है जो आपका 4 वर्ष का रहा है। आपको ऐसे पता हो, ये कीवर्ड्स होता है कि पंचवर्षीय योजना जब शुरू होती है तो वो 5 वर्ष के लिए होती है, उसका इसीलिए नाम होता है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लेकिन ऐसी योजना आपको इस ऑप्शन से चूज करना है जो यहाँ पर 4 वर्ष की रही है। ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है आपको, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो आपको 4 वर्ष की ही रही है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज संस्थान भारत के किस शहर में स्थापित है? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज संस्थान भारत के किस शहर में स्थापित है, स्थित है? भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु या देहरादून? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा देहरादून। देहरादून कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में है। क्लियर है? जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेशन को थोड़ा सा सेशन जल्दी जल्दी करेंगे क्लियर। यहाँ पर है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने दिया है? दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा बिल्कुल ना लेना है कि ये आपको सवाल बहुत डीप है, बहुत लाइट सवाल है और ज्योग्राफी का सवाल है। देखिए ऑप्शन है कोबर, ठीक है, होम्स, वैगनर और हैरिडे। यहाँ पर लगभग जितने लोग हैं सभी लोग आपको ज्योग्राफर्स हैं। और आपको बताएं कि महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है, जो दिया है, वो वैगनर ने दिया है। वैगनर जी का पूरा नाम क्या है, तो वो उनको, उनका पूरा नाम अल्फ्रेड वैगनर है, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वैगनर है, वैगनर। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। और जर्मनी के क्या हैं, तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञानी होते हैं, वो हैं। उन्होंने ही बताया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। बताया था कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो लैंड है, पहले एक हिस्से में था, 2 हिस्से में बट गया, इधर अंगारा लैंड, यूरेशिया, इधर गोंडवाना। आपका ये पूरा सेशन जो है बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, एक वीडियो बनाकर इस चैनल पे आप जाके उसको देख सकते हैं, बहुत मजेदार और एनिमेटेड है। आप उसको देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग का पूरा वर्ल्ड अलग अलग हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें, कौन सा फोर्स काम किया। क्लियर है? यहाँ पर बताना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत हमारा क्या है, क्या लाया गया था, हरित क्रांति लाया गया था। भारत के हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा कि भारत में, भारत के हरित क्रांति का जो जनक पूछा जाता है, भारत का कौन सा है, किनका नाम है? उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है, भारत के जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। अब इसी तरह से एक और सवाल इस पे बनेगा कि वर्ल्ड का या विश्व का जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, तो विश्व का जो जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, वो किनको कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्मन, नॉर्मन ई बोरलॉग को, नॉर्मन ई बोरलॉग, बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। क्लियर है? आज समझ में? इस तरह का सवाल आपको आपसे बनना चाहिए अगर कभी आपके प्रश्न बनकर आते हैं एग्जाम में तो। अगला प्रश्न है और अंतिम सवाल है इस सेशन का, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ पर स्थापित की थी?
डचों ने सबसे पहली जो व्यापारिक कोठी खोली थी, वहाँ कहाँ पर खोली थी, ये सवाल है। और यहीं पर आपको और पता चलेगा कि सेकंड वाली व्यापारिक कोठी भी कहाँ खोली गई थी। ठीक है? सबसे पहले आपको पता है कि इंडिया में कौन आया था? पुर्तगाली लोग आए थे, उसके बाद डच लोग आए थे। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद जो है इंग्लिशमैन आए थे। तो डचों ने प्रथम जो व्यापारिक कोठी खोली वो आपको मसूलीपट्टनम में खोली थी, क्लियर है? उसके बाद जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए कि द्वितीय या सेकंड वाला व्यापारिक कोठी जो कहाँ पर डचों ने खोली थी, डचों के बारे में, तो वो आपको पुलिकट में खोला गया था। ध्यान रखना है कि डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम और द्वितीय अपनी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया था। दोस्तों, आपको उसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद बेदरा का युद्ध होने के बाद आपको डचों डचों का जो है डच वहाँ पूरी तरह से खत्म होने लगे थे। इंग्लिशमैन, आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने लग हो गई और यहाँ पर इंग्लिशमैन जो आपको ब्रिटिशर्स हैं, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगे। ये एक अलग सा सब्जेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि आज 20 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज़ हम लोगों ने देखा है। कहीं न कहीं ये 20 क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन प्लस आपको देखने को मिला होगा, 30 क्वेश्चन प्लस। तो इसी तरह का सेशन मॉर्निंग डोज में हर दिन होगा। आप इस सेशन को प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसको आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अदर स्टेट में क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छा कमेंट करके बताते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ताकि उनको लगता है कि इतना करने के बाद एक जो बना रहा होता है वीडियो, उनको हौसला मिलता है और वो और अधिक से अधिक वीडियो बनाते हैं। लास्ट में थोड़ा-सा और आपको बता दें कि ये सेशन आपको कहाँ-कहाँ ज़रूरत पड़ेगा। जेएसएससी में सीजीएल, एक्साइज, दरोगा, म्युनिसिपल, अदर में, साथ में जेपीएससी का पीटी जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूरी-पूरी तरह यूज़ होगा। किसी भी तरह का जेपीएससी हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आप यहाँ बीपीएससी का जो पीटी होगा उसमें भी ये पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा है इसके लिए। ठीक है, साथ में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी किसी भी तरह का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होगा, सारी चीज़ों में, क्योंकि ये जनरल जीएस है, जनरल जीएस आपका हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ आपको हर जगह पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।